सुप्रीम यिन विंड जैसे ही थ्री रियल्म्स बेस्ट विंड से ऑगमेंट होकर पिलफनेस के अंदर पहुंची तो अंदर लगातार विंड और फायर के साथ दहकती हुई फ्लेम्स अचानक एक साथ कन्वर्ज हो गईं। एयरफ्लो भी अब काफ़ी काम और काबू में महसूस हो रहा था। वहीं उस जगह पर जहां विंड और फायर कन्वर्ज हो रही थी कुछ नजर आया। आशु ने जैसे ही उस चीज़ को देखा जो नजर आई थी उसके चेहरे पर हैरानी झलकने लगी, लेकिन उसने ज़रा भी देर नहीं की। फी आर्मर टाइगर सोल जनरल ऑलरेडी वहां पहुंच चुका था और बिना रुके उस चीज़ को पकड़कर फौरन पिलफनेस से बाहर निकल गया। उसके हाथ में अब एक गोल्डन बनाना फैन था, इतना गोल्डन और रेस्प्लेंडेंट जिसे देखकर लग रहा था मानो उसके हाथों में सूरज हो। उस बनाना फैन की शेप थोड़ी बनाना फेरी के फैन जैसी तो थी, मगर वो पूरी तरह वैसा नहीं था। उसके सरफेस पर विंड और फायर की जबरदस्त प्राइमोडियल एनर्जी मूव हो रही थी जो इसे बनाना फेरी से पूरी तरह अलग बनाती थी। आवेश मलिक, बुजुर्ग और स्टोन स्वॉर्ड ने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि आशु पिलफनेस से उस चीज़ को वाकई बाहर निकाल लेगा। एक पल की हैरानी के बाद स्टोन स्वॉर्ड और बुजुर्ग दोनों ही फौरन फी आर्मर टाइगर सोल जनरल की तरफ घोस्ट की तरह बढ़ गए। जो अब बनाना फैन पकड़े हुए था उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरह ये आइटम दोबारा हासिल किया जा सके, पर आशु बस एक सोच भर में फी आर्मर टाइगर सोल जनरल को वापस बुला चुका था। सन बनाना फैन भी उसके सामने आ चुका था। जब आशु ने फैन का हैंडल पकड़कर देखा तो ड्रैगन स्केल कवच पहने होने के बावजूद उसे उसकी गर्मी साफ महसूस हुई। बुजुर्ग और स्टोन स्वॉर्ड तेजी से पास आते जा रहे थे। ऐसे में आशु ने उस सन बनाना फैन को उनकी तरफ लहरा दिया। उसी पल फैन से स्टिंग विंड का झोंका निकला, जहां से भी वो स्कोर्चिंग विंड होकर गुजरी फ्लेम्स वहां पर भड़क उठीं। सबसे डरावनी कि अब पूरे अंडरग्राउंड स्पेस की विंड और फायर मानो उसी सन बनाना फैन के साथ मूव हो रही थी और कुछ ही देर में वे दोनों मिलकर एक डरावने फायर ड्रैगन में बदल गए जो तेजी से बुजुर्ग और स्टोन स्वॉर्ड की तरफ झपट पड़ा। बुजुर्ग और स्टोन स्वॉर्ड ने भी हार मानने की बजाय अपनी अपनी टेरर ट्रांसफॉर्मेशन पावर एक्टिवेट की और फायर ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार किया। पूरी अंडरग्राउंड दुनिया ही हिल गई। भले ही बुजुर्ग और स्टोन स्वॉर्ड ने मिलकर फायर ड्रैगन को मात दे दी, लेकिन फैन की विंड और फायर की कंबाइंड पावर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों इस बेजोड़ ताकत से दूर जा गिरे। इस मौके का फायदा उठाकर आवेश मलिक सीक्रेटली आशु के बेहद करीब पहुंच चुका था। उसके हाथ में यिन यांग मिरर फ्लैश हुआ और पल भर में आशु की सोल प्रोजेक्शन अपीयर हो गई। उसका इरादा था कि वो आशु के शरीर पर अपना कंट्रोल जमा ले, मगर इससे पहले कि आवेश मलिक आशु के शरीर को काबू कर पाता, आशु ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सन बनाना फैन दूर फेंक दिया। उसी पल उसके दूसरे हाथ में जो बनाना फैन था वो भी उछलकर हवा में चला गया और एक पल में एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो लड़की बीच हवा में एक बनाना लीफ पर बैठी थी। उसने हाथ बढ़ाया और सन बनाना फैन को पकड़ लिया। बुजुर्ग आवेश, आप उस सोल से मेरे शरीर को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मेरी कंपेनियन बीस्ट पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा। आखिर में दोनों का नुकसान ही होगा। अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सका तो इस फैन को यहीं खत्म कर दूंगा, फिर ये किसी के भी हाथ नहीं आएगा। आशु की आवाज़ पूरी तरह दृढ़ थी। आशु को पूरा भरोसा था कि उसके पास आवेश मलिक से सौदेबाजी का रास्ता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उसकी उम्मीदों को बिल्कुल पलट दिया। जैसे ही बनाना फेरी ने सन बनाना फैन को पकड़ा, वो फैन अचानक गोल्डन विंड और फायर में बदल गया और सीधा बनाना फेरी के नीचे मौजूद बनाना लीफ में फ्यूज हो गया। एमरल्ड जैसे ग्रीन बनाना लीफ पर अब गोल्डन वेन्स अपीयर होनी शुरू हो गईं। आशु अभी ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि क्या हो रहा है कि उसी पल बनाना फेरी के शरीर से एक जबरदस्त विंड वोर्टेक्स अरप्ट हुआ, जिसने उसे घेर लिया और फिर सीधा घूमकर वापस आशु के पास आ गया। ये इवॉल्व हो रही है। आशु पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। आशु असल में सन बनाना फैन की पावर का इस्तेमाल करके आवेश मलिक, बुजुर्ग और स्टोन स्वॉर्ड का मुकाबला करना चाहता था। इस विंड और फायर से भरी जगह में सन बनाना फैन को नेचुरल एडवांटेज था। कह सकते हैं कि ये फैन का अपना होम ग्राउंड था। मगर अब सन बनाना फैन को बनाना लीफ ने पूरी तरह अब्जॉर्ब कर लिया था और बनाना फेरी एवोल्यूशन की स्टेट में चली गई थी। एक ही पल में आशु की पूरी प्लानिंग फेल हो गई। दूसरी तरफ आवेश मलिक, बुजुर्ग और स्टोन स्वॉर्ड की पैनी नज़रें उस पर टिक गईं, जिससे आशु को खुद में ही ऑकवर्ड फील होने लगा। उसने जानबूझकर शुरू में बनाना फेरी की विंड और फायर कंट्रोल करने वाली एबिलिटी को रोक कर रखा था, ताकि तय वक्त पर कोई ऐसा जोरदार इफेक्ट डाला जा सके कि सब चौंक जाएं। अब वाकई बनाना फेरी ने सबको हिलाकर रख दिया, लेकिन ये झटका कुछ ज्यादा ही भारी था। इवन खुद आशु को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके होंठों पर कड़वाहट सी फैल गई। अब जब सन बनाना फैन ही पास नहीं था, स्टोन स्वॉर्ड गुस्से से पागल हो गई। उसके ब्लेड पर लॉ की लाइंस अपीयर होने लगी और वो डायरेक्ट आशु पर अटैक करने के लिए झपट पड़ी। आशु ने हेड ऑन उसका अटैक झेलने की हिम्मत नहीं की। उसने सिविलाइज्ड कंट्री रिंग का इस्तेमाल करके खुद को टेलीपोर्ट कर लिया, मगर जैसे ही वो टेलीपोर्ट हुआ, बुजुर्ग की क्रिस्टल जैसी हथेली उसकी गर्दन को पकड़ने ही वाली थी, इसलिए मजबूरन उसे फिर से दोबारा टेलीपोर्ट करना पड़ा। सिविलाइज्ड कंट्री रिंग लॉस्ट कंट्री से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मगर इससे भी सिर्फ 10 बार ही टेलीपोर्ट किया जा सकता था।
सिर्फ 10 टेलीपोर्ट में बुजुर्ग और स्टोन स्वॉर्ड जैसे खतरनाक दुश्मनों को हराना बिल्कुल नामुमकिन था। ऊपर से आवेश मलिक लगातार उस पर नजर गड़ाए था, ऐसे में आशु की उम्मीदें और भी कमजोर पड़ गई थीं। अपनी कंपेनियन बीस्ट मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इस तबाही से सेफली निकाल सकता हूं, आवेश मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा। आशु को आवेश मलिक की बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। जैसे ही बुजुर्ग और स्टोन स्वॉर्ड एक बार फिर उसकी तरफ बढ़े, उसने बिना सोच विचार सिविलाइज्ड कंट्री एक्टिवेट कर दी। लेकिन इस बार उसने नॉर्मल टेलीपोर्टेशन नहीं बल्कि पोजीशनिंग टेलीपोर्टेशन फंक्शन यूज किया। घोस्ट फेस की आंखों में इंक बनी मार्किंग स्पिन होने लगी और आशु करिश्मा के साथ एक झटके में गायब हो गया। सिविलाइज्ड कंट्री की पोजीशनिंग टेलीपोर्ट एबिलिटी के लिए पहले से लोकेशन सेट करना पड़ता था। मतलब अब फ्यूचर में वो कहीं भी हो, बस इसे एक्टिवेट करते ही सीधे उसी फिक्स जगह पर लौट सकता था। क्योंकि हाल ही में आशु ने ये फीचर डिस्कवर किया था, तो उसने कोऑर्डिनेट्स माउंट ड्रैगन टाइगर के पास ही सेट किए थे। ओरिजिनली उसकी प्लानिंग यही थी कि किसी तरह फाउंडिंग एम्परर टोम्ब से निकल जाए और बाद में ये सोच सके कि यिन यांग मिरर में लॉक्ड अपनी सोल को कैसे आज़ाद कराए। लेकिन उसके लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि टेलीपोर्ट होने के बावजूद वो बाहर नहीं निकल पाया, बल्कि सीधा फाउंडिंग एम्परर टोम्ब के गेट पर ही अपीयर हो गया। धत्तेरी, इस टोम्ब से तो टेलीपोर्टेशन से भी भागा नहीं जा सकता। आशु के पास वक्त ही नहीं बचा था। अगर यहाँ से निकल ना सका तो आवेश मलिक और बाकी सब जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। उसने फौरन इनविजिबिलिटी रोब ओढ़ लिया, अपनी प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट को एंशिएंट एम्परर मंत्रा पर स्विच कर दी ताकि इनवर्स एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल की पावर उसके साथ फ्यूज हो जाए। इसके बाद क्रिस्टल बुजुर्ग जिस लाइट पिलर से निकला था वो उसी की तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। कुछ कदम बढ़ाने के बाद आशु को फील हुआ जैसे कोई अननोन फोर्स उसके शरीर को अपनी तरफ खींच रही है और अंदर से इस तरह का जबरदस्त खिंचाव आ रहा है कि वो पैलेस की डायरेक्शन में तेजी से भागे। फौरन ही आशु ने इनवर्स एंशिएंट एम्परर को कंट्रोल सौंप दिया ताकि उसका शरीर उसी डायरेक्शन में तेजी से बढ़ता रहे और यिन यांग मिरर में लॉक्ड सोल का कोई असर उस पर ना हो सके। जैसे ही लाइट का वो पिलर में गायब हुआ, आशु ने खुद को एंशिएंट सिटी की एक इनकंस्पिक्यूअस बिल्डिंग के पास पाया। उसने बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया और तुरंत वहां भागकर अंदर दाखिल हो गया। ये स्टोन हाउस ज्यादा बड़ा नहीं था, दिखने में भी बहुत सिंपल। ना कोई बेड था, ना कोई टेबल, बस एक स्टोन प्लेटफॉर्म था और उसके बगल में एक रैक पर कई बैम्बू स्लिप्स रखी थीं। कमरे को पार करते ही उसके अंदर एक और चैम्बर मिला। जैसे ही आशु अंदर गया, उसे पता चला कि वो एक अलकमी रूम है। वहाँ अलग अलग तरीके के पिल फनेस और बाकी इक्विपमेंट रखे थे। इसके अलावा बहुत सारी रिफाइन की गई पिल्स भी बोतलों में स्टोर्ड थीं। आशु ने बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं दिखाई। उसने कैश स्पेस में जितनी भी चीज़ें वहाँ मौजूद थीं, चाहे काम की हो या नहीं, सब बिना देर किए स्टोर कर लीं। बैम्बू स्लिप्स भी उसने एक एक कर जमा कर लीं, ये सोचकर यूं ही छोड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। जैसे ही उसने अपना काम पूरा कर लिया, तभी एंशिएंट सिटी के बीचों बीच से एक सीटी बजने के जैसी तेज़ आवाज़ उसे सुनाई दी। वो शायद स्टोन स्वॉर्ड थी जो अभी अभी टेम्पल से बाहर निकली है। लेकिन स्टोन स्वॉर्ड आशु को ढूंढ नहीं पाए, मगर उसे पता था कि आशु इस एंशिएंट सिटी से बचकर जा नहीं सकता, इसलिए वो लगातार पूरी सिटी में लगातार उड़ती रही और हर जगह तलाश करती रही कि आशु बस कहीं दिख जाए। जल्दी ही बुजुर्ग भी बुरी तरह गुस्से में बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वो बाहर आया, सीधे अपने रूम की तरफ भागा। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि स्टोन हाउस में अफरा तफरी मची हुई थी। वहाँ कुछ भी नहीं बचा था, ना पिल फनेस, ना मेडिसिनल पेस्टल और ना ही बाकी कोई इक्विपमेंट। वो इतना नाराज था कि उसकी आंखों में खून उतर आया था। जब तक मैं तुझे टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता, मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी, बुजुर्ग ने आसमान की तरफ दहाड़ते हुए कहा और पागलों की तरह आशु को ढूंढने निकल पड़ा। आवेश मलिक और अनूप भी एक के बाद एक बाहर निकले। वे भी आशु की तलाश में थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आशु हवा में ही गायब हो गया हो। वे जितनी भी कोशिश करते, उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। क्या आशु पहले ही भाग चुका है? अनूप ने आवेश मलिक से पूछा। नामुमकिन है, बिना इस एम्परर किन स्वॉर्ड के वो यहाँ से निकल ही नहीं सकता। वो अभी भी फाउंडिंग एम्परर टोम्ब के अंदर ही होगा, आवेश मलिक ने एम्परर किन स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। स्टोन स्वॉर्ड और बुजुर्ग भी जानते थे कि आशु के भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने एंशिएंट सिटी के हर कोने की सख्त तलाशी ली और उसे ढूंढने की कसम खा चुके थे। जब बुजुर्ग बाहर चला गया तो आशु पहले ही इनविजिबिलिटी रोब की पूरी 3 मिनट की इनविजिबिलिटी को यूज कर चुका था। वो अपोजिट डायरेक्शन में गया और फिर तेजी से वापस पैलेस में घुस गया। ब्लैक वाटर को पार करते हुए अंडरग्राउंड स्पेस की माउंटेन पीक तक लौट आया। अंडरग्राउंड स्पेस में विंड बंद हो गई थी और सन ट्रू फ्लेम्स फनेस की आग बुझ चुकी थी। देखने में ऐसा लग रहा है कि सन ट्रू फ्लेम्स फनेस की आग सन बनाना फैन से ही एमिट हो रही थी और फनेस में खुद की कोई फ्लेम्स नहीं थी। आशु उस फनेस को गौर से ऑब्जर्व कर रहा था, उम्मीद करते हुए कि वो इसे यहाँ से लेकर जा सके। लेकिन अचानक आशु का दिल जोर से धड़कने लगा जब वो सन ट्रू फ्लेम्स फनेस की तरफ ध्यान से देखने लगा।
आवेश मलिक धीरे धीरे सन ट्रू फ्लेम्स फनेस से बाहर निकल आया और आशु की तरफ मुस्कुराया। क्या तुम पहले ही नहीं निकल गए थे? आशु ने आवेश मलिक को घूरते हुए पूछा। ये बस एक इल्यूजन है। तुम फाउंडिंग एम्परर टोम से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए तुम्हें छुपना पड़ता है। मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में था, आवेश मलिक ने कहा। तुमने मेरी लोकेशन पता करने के लिए यिन यांग मिरर में लॉक्ड सोल का सहारा लिया था, है ना? आशु ने आवेश मलिक से पूछा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा। असली बात यह है कि अब वो अल्केमिस्ट और ग्रैंड किन धर्मस्वॉर्ड दोनों ही तुम्हारे खून के प्यासे हो चुके हैं। फाउंडिंग एम्परर के मौसोलियम से अगर कोई तुम्हें बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ, आवेश मलिक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। शर्त? आशु ने बिल्कुल सपाट आवाज में पूछा, किसी भी तरह का डर या घबराहट जाहिर किए बिना। तुम्हारी वो कंपेनियन बीस्ट? आवेश मलिक ने जवाब दिया। कभी नहीं। आशु की निगाह एक पल के लिए भी नहीं डगमगाई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने बनाना फेरी को आवेश मलिक को ट्रांसफ़र कर भी दी तो शायद वो बच ही ना पाए। यही वजह थी कि उसने ये डील कभी अपनी सोच में शामिल तक नहीं की थी। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी कंपेनियन बीस्ट मुझे ट्रांसफ़र कर दो, बल्कि ये वादा करो कि फ्यूचर में उसकी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके मेरा एक काम करोगे, आवेश मलिक ने सीरियसली कहा। क्या करना है? आशु ने पूछा। नेचुरली, पिल रिफाइनमेंट। इस दुनिया में सचमुच के कोई एलिक्सिर ऑफ इमॉर्टैलिटी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी पिल्स ज़रूर हैं जो मेरी उम्र बढ़ा सकती हैं। उन पिल्स को रिफाइन करने के लिए खास मटेरियल के साथ साथ फनेस और फायर के लिए भी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती हैं। क्योंकि सन बनाना फैन तुम्हारी कंपेनियन बीस्ट ने अब्जॉर्ब कर लिया है, तो तुम्हारी कंपेनियन बीस्ट के पास भी लगभग वैसी ही पावर होगी। मैं उसे रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ करूंगा। आवेश मलिक ने एक कपड़े का बैग बाहर निकाला और उसमें सन ट्रू फ्लेम्स फनेस को छिपाते हुए कहा। आशु अभी भी झिझक रहा था कि तभी आवेश मलिक ने कहा, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। ग्रैंड किन धर्मस्वॉर्ड को धोखा देना आसान है, लेकिन वो अल्केमिस्ट इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनता। वो तेज़ी से रिएक्ट करेगा और तुम्हें पकड़ने वापस आ जाएगा। मुझे लगता है कि तुम दूसरी बार टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली, मेरी यहाँ से निकलने में मदद करोगे, और दूसरी है कि अनूप और मेरी सोल को भी आज़ाद करोगे, आशु ने सख्ती से कहा। आवेश मलिक ने बिना एक शब्द कहे अपने हाथ में पकड़ी एम्परर किन स्वॉर्ड एक झटके से आशु की तरफ फेंक दी। फिर उसने यिन यांग मिरर को फ्लिप किया, जिसके बाद मिरर में नजर आ रही आशु की धुंधली परछाई एकदम गायब हो गई। आशु ने सेंस किया कि उसके माइंड पर छाई टेंशन और स्ट्रेस की लेयर एक झटके में गायब हो गई, जिसके बाद उसे अंदर तक एक अजीब सी राहत और हल्कापन महसूस हुआ। अब जब ये एम्परर किन स्वॉर्ड तुम्हारे पास है तो मुझे भरोसा है कि तुम फाउंडिंग एम्परर टोम से निकल सकोगे, आवेश मलिक ने कहा। आशु ने थोड़ी झिझक और माथे पर बल के साथ पूछा, और तुम? आवेश मलिक की आवाज़ पूरी तरह बेफिक्री भरी थी। अगर मुझे जाना हो तो इस दुनिया में कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। फिर उसने हल्के से सिर मोड़ा, वो आ रहा है। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। आशु को पहले ही सेंस हो गया था कि अंडरग्राउंड स्पेस में कौन दाखिल हुआ है। उसने आवेश मलिक से जल्दी से पूछा, पिल रिफाइन करने का इरादा कब है? आवेश मलिक मुस्कुराया, वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुए हो, बल्कि यूं कहूँ, लोस्ट इमोर्टल मंत्रा मेरी एक्सपेक्टेशंस को पार कर गया है। अब तो सच में जानने की दिलचस्पी है, ये तुम्हें आखिर कितनी दूर ले जा सकता है। पर उस सब से पहले तुम्हें मरना नहीं है। आवेश मलिक ने यिन यांग मिरर को अपने हाथ में घुमाते हुए उस बुजुर्ग की तरफ फेंक दिया, जो पहले से ही अंडरग्राउंड स्पेस में घुस चुका था। उसने कहा, जाओ, मैं हमारी अगली मुलाकात का इंतज़ार करूंगा। उम्मीद है कि अगली बार तुम मुझे और ज़्यादा सरप्राइज दोगे। आशु ने एक नज़र आवेश मलिक की ओर डाली और फिर टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके तेज़ी से अंडरग्राउंड स्पेस के एग्जिट की तरफ बढ़ गया। वहीं गुस्साया बुजुर्ग आवेश मलिक की चाल में उलझा हुआ था, इसलिए पीछा करने की उसकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। आशु इनविजिबल हो गया और पैलेस से बाहर निकल पड़ा, सीधे एंशिएंट सिटी के गेट की ओर बढ़ते हुए। जैसे ही वो पैलेस से निकला, उसने देखा कि स्वॉर्ड ऑफ लॉ फिर से हॉल में तेज़ी से लौट आई है। जाहिर था कि उसने हालात का अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। आशु जब एंशिएंट सिटी के गेट पर पहुंचा तो देखा कि अनूप वहां खड़ा था। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। जब अनूप ने आशु को अपीयर होते देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था। अगर तुम भागना चाहते हो तो तुम्हें यहीं आना होगा। आशु बातचीत के मूड में नहीं था। उसने बिना कोई जवाब दिए एम्परर किन स्वॉर्ड को दरवाजे में बने स्लॉट में डाल दी। तुरंत ही वो बैरियर जो एंशिएंट सिटी और बाहर की दुनिया के बीच था, गायब हो गया। दोनों बिना किसी झिझक के बाहर की ओर भागे। मरकरी का समुद्र पार करने के बाद आशु अर्थ एलिमेंटल बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए अनूप के साथ फाउंडिंग एम्परर टोम से सही सलामत बाहर निकल आया। आखिरकार जिंदा बाहर आ ही गए। बाहर के तारों भरे आसमान को देखते हुए अनूप ने एक लंबी सांस ली, मानो उसके सीने पर रखा कोई बोझ उतर गया हो। अलविदा। उम्मीद है कि आगे हम दोबारा ना मिलें।
आशु अर्थ एलिमेंटल बीस्ट पर सवार था और वहां से निकलने ही वाला था। उसे डर था कि बुजुर्ग उनका पीछा करता हुआ फिर ना आ जाए, इसलिए वो फाउंडिंग एम्परर टोम्ब से जितनी दूर जा सके जाना चाहता था। मेरी सोल को छुड़वाने के लिए तुमने ही आवेश मलिक को कहा था, है ना? अनूप ने उसे चलते चलते रोक लिया। शायद वो बस जाते जाते यूं ही कर गया होगा, आशु ने हल्की आवाज में जवाब दिया। अनूप कुछ नहीं बोला, बस अपना हाथ बढ़ाया और कुछ उसे पकड़ा दिया। ये मैंने पिलफने से निकाला था। टोटल 2 थे, एक तुम्हारे लिए है, एंजॉय करना। मैंने सोचा था कि तुमने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, आशु ने उस आइटम को पकड़ते हुए सरप्राइज के साथ कहा। आशु ने अपने हाथ में रखी चीज को गौर से देखा। वो एक पर्पल ब्रोंज बॉल थी जो सन ट्रू फ्लेम्स फनेस के जैसे ही मटेरियल से बनी हुई लग रही थी। साइज में वो एक बिलियर्ड बॉल जितनी थी। उस पर अजीब और रहस्यमयी पैटर्न बने थे जो उसे एंशिएंट और रहस्यमयी बना रहे थे। चोर कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी में मैं कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। वो घटिया फैन मेरे हाथ नहीं लगा, लेकिन खाली हाथ भी नहीं लौटा हूं। अनूप ने हाथ हिलाया और पीछे मुड़कर तेजी से चल दिया। कुछ ही पलों में वो गायब हो गया। ये बंदा, उसने ये कब निकाल लिया? यहां तक कि आवेश मलिक को भी इसका पता नहीं चला। ये चीज सन ट्रू फ्लेम्स फनेस की ही लगती है, राइट? मगर पता नहीं इसका क्या यूज होगा। आशु ने इसे कुछ देर तक गौर से देखा, लेकिन उसका यूज समझ नहीं पाया। आखिर में उसने इसे संभाल कर रख लिया। आशु अर्थ एलिमेंटल बीस्ट पर सवार होकर करिश्मा के साथ फाउंडिंग एम्परर टोम्ब से बाहर निकल आया। रास्ते में आशु ने फोन निकालकर एम्परर किंग्सफोर्ड की पिक्चर लेने की कोशिश की ताकि देख सके क्या उसे गेम में ऐड किया जा सकता है। वरना अगर डंजन तो है लेकिन अंदर जा ही नहीं सकते तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे ही फोन कैमरा मोड में एंटर हुआ, उसने खुद ब खुद एम्परर किंग्सफोर्ड को लॉक कर लिया। क्लिक की आवाज आई और एम्परर किंग्सफोर्ड हवा में गायब हो गई। उसी पल गेम के अंदर एक एम्परर किंग्सफोर्ड अपीयर हुई। हालांकि गेम में उसका नाम एम्परर किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि की टू दी इंपीरियल मॉसोलियम नजर आया। जब आशु ने एम्परर किंग्सफोर्ड को उस एंशिएंट सिटी के दरवाजे में डाली तो वो अपने आप गायब हो गई। गेम का दरवाजा खुल गया और फिर कभी बंद नहीं हुआ। यहां तक कि जब भी आशु उस डंजन को रिस्पॉन्ड करता, उसे दरवाजा खोलने के लिए दोबारा एम्परर किंग्सफोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। आशु ने तेजी से अंदर घुसकर फाउंडिंग एम्परर टोम्ब डंजन में क्लियर करने की शुरुआत कर दी। मगर मरकरी के समुद्र में जो मॉन्स्टर था उसे मारना बेहद मुश्किल था। आर्म अटैक्स उस पर असर ही नहीं करते थे। उसका शरीर किसी वाटर एलिमेंटल क्रिएचर जैसा था, अगर उसका शरीर काट भी दिया जाए तो वो फिर से खुद को जोड़ लेता था। इसके अलावा जब तक वो मरकरी के समुद्र में था, ऐसा लगता था जैसे उसकी पावर इन्फिनिट हो। आशु कुछ पल के लिए उसे मारने का कोई तरीका नहीं सोच पाया। इसके बाद आशु एंशिएंट सिटी के ब्रोंज मैन और 12 गोल्ड मैन को मारने के लिए गया। लेकिन इस बार उसने सिर्फ फी एंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल की पावर का ही इस्तेमाल नहीं किया। उसने टायरेंट बेहेमोथ, टॉर्च ड्रैगन और दूसरे कंपेनियन बीस्ट्स को भी बुलाए। फी एंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल के साथ मिलकर 12 गोल्ड मैन को मारने की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज हो गई। जब उसने 7वां गोल्ड मैन मारा तो एक और डायमेंशनल क्रिस्टल ड्रॉप हो गया। ये एक प्राइमोडियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल था और उसकी रिक्वायरमेंट्स पहले वाले की तरह ही थीं। इसके अलावा बाकी के 12 गोल्ड मैन से कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ। आशु का कॉन्स्टिट्यूशन 41 प्राइमोडियल एनर्जी और 41 कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाया, इसलिए आशु को उसे ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा। एंशिएंट सिटी का चक्कर लगाने के बाद वो स्टोन हाउस पहुंचा जहां बुजुर्ग एल्केमिस्ट रहता था, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। साफ जाहिर था कि वो बुजुर्ग डंजन का कोई क्रिएचर नहीं था। क्या सच में ऐसा हो सकता है जैसा आवेश मलिक ने कहा था? वो बुजुर्ग असल में फाउंडिंग एम्परर के ज़माने का ह्यूमन एल्केमिस्ट था। तो फिर वो मौसोलियम में आज तक कैसे जिंदा रहा और कैसे एक गार्जियन के साथ फ्यूज हो गया? आशु थोड़ी टेंशन में था। अगर वो बंदा मौसोलियम से निकलने में कामयाब हो गया तो शायद वो उसकी तलाश में उसके पीछे आ सकता है। काश बनाना फेरी जल्दी से टेरा ग्रेड में इवॉल्व हो जाए। टेरा ग्रेड की पावर के बिना टेरा ग्रेड के एक्सिस्टेंस का मुकाबला करना मेरे लिए मुश्किल होगा। आशु ने अपनी बनाना फेरी के टैटू की ओर देखा जो अभी भी कैओटिक था। साफ था कि उसका इवोल्यूशन पूरा नहीं हुआ था। पहले इसका दरवाज़ा धक्का देने पर खुला, लेकिन अंदर मौजूद ग्रैंड किंग धर्मस्वोर्ड इतनी ज़बरदस्त ताकत रखती थी कि टायरेंट बेहेमोथ तक उसकी पावर के सामने बेकार साबित हुआ। उसकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ भी किसी काम नहीं आई थी। दी सेलेस्टारा ने वाकई झूठ नहीं कहा था। केवल टेरा ग्रेड की पावर ही टेरा ग्रेड की पावर को रेसिस्ट कर सकती है। यह अब सिर्फ स्टैट्स का मामला नहीं रहा। आशु ग्रेट किंग धर्मस्वोर्ड की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया। उसके पास बस एक ही रास्ता था, इनविजिबिलिटी रोब का कूलडाउन खत्म होने का इंतजार करना। उसका प्लान था कि पहले इनविजिबिलिटी रोब का इस्तेमाल करते हुए हॉल से होकर गुजरे और देखे कि यह हकीकत से अलग तो नहीं है।
आखिरकार जब इनविजिबिलिटी रोग के व्हील ऑफ डेस्टिनी का कूलडाउन खत्म हो गया तो आशु इनविजिबल होकर बिना ग्रैंड किन थर्मस स्वॉर्ड के अटैक को ट्रिगर किए हॉल से निकल गया। बैम्बू स्लिप से भरे हॉल से गुजरते हुए उसने सेंस किया कि ये जगह रियलिटी से कुछ अलग थी। जहां ब्लैकपूल का होना चाहिए था वहां एक अजीब ब्रोंज आर्टिफैक्ट खड़ा था। ये ब्रोंज आर्टिफैक्ट 2 मीटर से भी ऊंचा था, एक बड़े से जार की तरह। उसने उस पूरी जगह को ढक रखा था जहां काला तालाब होना चाहिए था। यह अननोन था कि उसके नीचे कोई तालाब था या नहीं। जार के मुंह पर रेड सॉइल थी और एक आदमी का सिर था। वो आदमी जैसे उस ब्रोंज जार में प्लांट किया गया कोई फ्लावर हो। जैसे ही आशु ने ब्रोंज के उस ऑल्टर पर मौजूद इंसानी सिर को ध्यान से देखा, उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसने ब्लड के रंग के अवतार की तरफ एक झटके से निगाह डाली और ब्लड के रंग का अवतार मौके पर ही मर गया। साथ ही गेम स्क्रीन ब्लैंक हो गई। आवेश मलिक शायद फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में घुसने के बाद असल दुनिया में उस ब्रोंज जार को तोड़ चुका था। मगर वो ये कैसे कर पाया? आशु के पास ये न्यान मिरर नहीं था, इसलिए वो इस कोशिश को अंजाम नहीं दे सका। आशु ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार ब्रोंज जार के अंदर मौजूद उस अजीब आदमी ने उसे ऊपर का रास्ता दिखा दिया। उसे पता था कि वो अजीब आदमी शायद टेरा ग्रेड पर है, इसलिए उसे ये आइडिया छोड़ना पड़ा। उसने बस बाहर के ब्रोंज मैन और गोल्ड मैन को मारते रहना ही फिलहाल के लिए ठीक समझा। अंडरग्राउंड समुद्र में 9 काले ड्रैगन हर 9 दिन में दोबारा रिस्पॉन होते थे। इसी तरह ये गोल्ड मैन हर बार 12 दिन बाद रिस्पॉन होते थे। ये पैटर्न बहुत क्लियर था। एक मिथिकल क्रिएचर को रिस्पॉन होने में 1 दिन लगता था। जितने ज्यादा होते जाते रिस्पॉन उतना ही धीमा होता। डिवोवर, ग्रैंड किन थर्मस स्वॉर्ड और उस जार में मौजूद अजीब आदमी, अगर मैं इन सब को मारना चाहता हूं तो शायद बनाना फेरी के एवोल्यूशन के पूरा होने तक इंतजार करना पड़ेगा। ना जाने बनाना फेरी की टेरर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, ये सोचकर आशु कुछ देर के लिए इमेजिन ही नहीं कर पाया। टेरर ट्रांसफॉर्म्ड क्रिएचर आमतौर पर ऑब्वियस बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं। वे आम क्रिएचर्स से बिल्कुल अलग होते हैं। आशु करिश्मा को एक अननोन सिटी लेकर गया था। उसका असल मकसद था कि उसे वहां के कुछ टेस्टी चीजें खिलाए और कुछ कपड़े खरीद कर दे, लेकिन जब वे सड़क पर निकले तो उन्होंने देखा कि सड़क की बीचों बीच मौजूद ब्लैक क्यूब अचानक जगमगाने लगा। फिर से रैंकिंग बैटल शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार आशु को उस क्यूब की स्क्रीन पर युगराल नजर नहीं आया। इस बार जो डिवाइन ट्री को गार्ड कर रहा था वो एक स्नैक की पूंछ वाला मॉन्स्टर था। टीचर कहाँ गए? आशु के मन में सवाल उठा। क्या मेरे डिवाइन फ्रूट छीनने की वजह से उन्हें कोई परेशानी हुई? आशु को एक बुरा सा एहसास हो रहा था। जैसे ही आशु इस बारे में सोच रहा था, अचानक क्यूब की स्क्रीन पर नजर आने वाली लाइट तेज हो उठी और एक क्रिएचर अपीयर हुआ। ये आशु की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने उस क्रिएचर की अपीयरेंस देखी। सच्चाई ये है कि अगर रैंकिंग में ट्रू ड्रैगन और ट्रू फीनिक्स जैसे कंपेनियन बीस्ट्स होते तो आशु को अजीब नहीं लगता, लेकिन इस बार रैंकिंग में जो क्रिएचर था वो ह्यूमन था। साफ साफ कहें तो वो एक ऐसा इंसान था जिसने एक गार्जियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और गार्जियन कवच पहने हुए था। क्या इंसान और गार्जियन दोनों इस बैटल में हिस्सा ले सकते हैं? क्या इसका मतलब है कि अब एक सिंगल कंपेनियन बीस्ट का टॉप पर पहुंचना नामुमकिन हो गया है? आशु ने स्क्रीन पर देख रहे इंसान को गौर से देखा और देखा कि रैंकिंग में उसका नाम सबसे ऊपर लिखा था, ग्रेट स्काईफिएंड। आशु ने चुपचाप नाम दोहराया और फिर नजरें उस इंसान पर टिक गईं। अनफॉर्चुनेटली उसका पूरा शरीर काले कवच से ढका हुआ था, इसीलिए उसका लुक देखना मुमकिन नहीं था और ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो मेल है या फीमेल। क्या सिर्फ इंसान बिना गार्जियन के रैंकिंग बैटल में हिस्सा ले सकते हैं? आशु जानना चाहता था कि युगराल डिवाइन ट्री के नीचे क्यों नहीं था, लेकिन अगर खुद वो बैटल में हिस्सा नहीं ले सकता तो वो कई कंपेनियन बीस्ट्स का यूज भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि प्राइमोर्डियल स्वॉर्ड इमोर्टल जैसी लाजवाब कंपेनियन बीस्ट भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं पहुंच पाया था। टीचर, क्या हुआ? आशु ने स्क्रीन पर दिख रहे ग्रेट स्काईफिएंड को देखा, लेकिन जल्द ही वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसे अभी भी याद था कि जब वो डिवाइन फ्रूट लेने गया था तब युगराल ने उसे चुपके से वार्निंग दी थी कि वह वहां फिर ना जाए। इस बार की रैंकिंग बैटल में पिछली बार के मुकाबले कुछ फर्क था। रैंकिंग अभी शुरू हुए ज़्यादा वक्त नहीं बीता था, फिर भी 1 घंटे से भी कम वक्त में अलग अलग तरह के कंपेनियन बीस्ट रैंकिंग में भर गए। रैंकिंग पर बहुत से वही कंपेनियन बीस्ट्स नजर आ रहे थे जो पिछली रैंकिंग बैटल में भी शामिल थे। हालांकि पिछली बार जिनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी, जैसे कि प्राइमोर्डियल स्वॉर्ड इमोर्टल और फेरी इमोर्टल अल्फा, वे इस बार रैंकिंग पर नहीं थे। आशु का टायरेंट बेहेमोथ भी जाहिर है रैंकिंग में नहीं आया। रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पर फिर भी ग्रेट स्काईफिएंड ही था। चाहे कौन सा भी कंपेनियन बीस्ट्स रैंकिंग में क्यों ना अपीयर हो गया, कोई भी उसकी पोजीशन हिला नहीं सका। ये वही चीज़ थी जिसकी आशु को उम्मीद थी। ग्रेट स्काईफिएंड सिर्फ एक गार्जियन को रेफर नहीं कर रहा था, बल्कि उस ह्यूमन को भी कर रहा था जो उसके साथ फ्यूज हुआ था, साथ में वो अलग अलग कंपेनियन बीस्ट्स भी जो उस इंसान के पास थे। इन सब की कंबाइंड कॉम्बैट स्ट्रेंथ किसी सिंगल कंपेनियन बीस्ट से कहीं ज़्यादा थी।
जब तक रैंकिंग में आने वाले किसी और इंडिविजुअल ने भी इसी तरह गार्जियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना कर रखा हो, टोटल स्ट्रेंथ के हिसाब से किसी मामूली मिथिकल कंपेनियन बीस्ट का ग्रेट स्काइफियन से आगे निकल पाना लगभग नामुमकिन था। फेडरेशन के तमाम इलाकों में भी इस बात पर डिस्कशन चल रहा था कि ग्रेट स्काइफियन आखिर है क्या। ज़्यादातर ऑर्डिनरी ह्यूमंस को गार्जियन की मौजूदगी का कोई पता नहीं था, मगर कोई भी देख सकता था कि ग्रेट स्काइफियन आम कंपेनियन बीस्ट जैसा नहीं लगता। आशु किसी एक जगह ज़्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक रात वहीं बिताने के बाद वो सिटी छोड़कर आगे निकल गया। आज चौथा दिन हो गया है। अब अगर वो अल्केमिस्ट बाहर भी आता है तो भी शायद मेरा पीछा नहीं कर पाएगा, आशु चलते चलते सोच रहा था। तभी अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अजीब हो गए। मेरा पहला ख्याल ये है कि मैं असल में उस अल्केमिस्ट से डर रहा हूँ, ना कि आवेश मलिक से। ये बहुत खतरनाक है। अब आशु को एकदम समझ में आया कि क्यों लॉर्ड अल्कोहल और आर्यवीर जैसे लोग आवेश मलिक पर यकीन कर लेते थे, इवन जब उसकी इमेज एक खूंखार शैतान की थी। ये आदमी खुद अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड कंट्राडिक्शन है। वो जो चाहता है वही करता है, किसी की जान ले लेता है तो ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। मगर कभी कभी उसमें ऐसी कोई कशिश झलकती है कि सबको पता होता है वो बुरा है, फिर भी बुराई शब्द उससे जुड़ता नहीं। आशु के मन में खतरे की घंटियां बजने लगी। उसे पता था कि ऐसी सोच बेहद खतरनाक है। उसे और भी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आवेश मलिक उस पुराने अल्केमिस्ट से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। डिंग। जब आशु इन्हीं ख्यालों में उलझा था, गेम में एक खुशगवार घंटी की आवाज़ बज उठी। नीचे देखते ही आशु के चेहरे पर खुशी झलक उठी। गेम में एक बेबी टाइगर ड्रॉप हुआ था। आखिरकार एक और बेबी टाइगर मिल गया। आशु ने उसके स्टैट्स देखे। ये पहले वाले 2 बेबी टाइगर से ज़्यादा अलग नहीं था। बेबी टाइगर को किसके साथ फ्यूज किया जाए, क्योंकि उसके लक को स्टैक नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसका इस्तेमाल सिर्फ फ्यूजन के लिए हो सकता था। लेकिन फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल वाली सीख के बाद आशु अब रैंडम तरीके से फ्यूजन करने की गलती नहीं दोहरा सकता था। उसने पहले बेबी टाइगर को अपने तमाम कंपेनियन बीस्ट्स के साथ मैच करके उनकी कंपैटिबिलिटी देखी। काफ़ी सारे कंपेनियन बीस्ट्स ऐसे थे जिनके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी हाई थी, लेकिन आशु ने तुरंत फ्यूजन करने का फैसला नहीं किया। फिलहाल इसे रख लेता हूँ। आशु ने सोचा कि इस बारे में बाद में ठंडे दिमाग से सोचेगा। आखिरकार बेबी टाइगर ड्रॉप होना इतना आसान तो था नहीं। अचानक आशु को वो तरीका याद आया जो उसने अनूप से सीखा था। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं बेबी टाइगर को फ्यूज नहीं करता तो कोई बात नहीं, मैं इसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर सकता हूँ, मगर किसे ट्रांसफ़र करूँ? फिलहाल आशु के पास सिर्फ करिश्मा ही थी, मगर यह कहना मुश्किल था कि करिश्मा को असली लिविंग पसंद माने या नहीं। उसे ये भी नहीं पता था कि क्या वो आम लोगों की तरह कंपेनियन बीस्ट्स का इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। आशु ने कुछ पल सोचा और आखिरी में उससे सीधे ही पूछ लिया, करिश्मा, क्या तुम कंपेनियन बीस्ट्स यूज़ कर सकती हो? करिश्मा ने आशु की तरफ बिल्कुल खाली निगाहों से देखा। जाहिर था उसे खुद भी इसका जवाब नहीं मालूम था। चलो एक काम करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। आशु ने फैसला किया कि वो करिश्मा के लिए सिटी जाकर एक मोरटल कंपेनियन एग खरीदेगा और देखेगा कि क्या वो उसे इंक्यूबेट कर सकती है। अगर वो कंपेनियन बीस्ट्स को इंक्यूबेट और इस्तेमाल कर सकती है तो आशु उसे कुछ ऐसे कंपेनियन बीस्ट्स दे सकता है जिनकी उसे खुद ज़रूरत नहीं है। इससे करिश्मा के पास सेल्फ प्रोटेक्शन की एबिलिटी भी हो जाएगी और वो कंपेनियन बीस्ट्स को कंट्रोल करके उसकी मदद भी कर पाएगी। सिटी पहुंचने के बाद आशु एक कंपेनियन एग की दुकान में गया और सबसे कमज़ोर मोरटल कंपेनियन एग खरीदा। ये लेजेंडरी कंपेनियन एग्स से भी कहीं ज़्यादा महंगा था। आशु ने सबसे कमज़ोर एग इसलिए चूज किया था क्योंकि उसे डर था कि कंपेनियन एग को इंक्यूबेट करने में बहुत ज़्यादा प्राइमोडियल एनर्जी लग सकती है और शायद करिश्मा का शरीर उसे झेल नहीं पाएगा। भले ही करिश्मा के पास डिवाइन लेवल की मेंटल स्ट्रेंथ हो, उसका शरीर तो अभी भी एक बच्ची का ही है। अगर उसके शरीर में जरूरी प्राइमोडियल एनर्जी की कमी हुई तो कुछ बहुत बुरा भी सकता है। अपनी प्राइमोडियल एनर्जी इस कंपेनियन एग में डालकर ट्राई करो। आशु ने कंपेनियन एग करिश्मा को थमा दिया। क्या तुम्हें पता है प्राइमोडियल एनर्जी क्या होती है? आशु कुछ पल सोचकर बोला। क्योंकि करिश्मा कभी घोस्टलिंग थी, उसे नहीं पता था कि वो कभी प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट्स को प्रैक्टिस कर पाई थी या नहीं। करिश्मा ने सिर हिलाया और कंपेनियन एग ले लिया। थोड़ी ही देर में उसके हाथ में रखा कंपेनियन एग इंक्यूबेट हो गया और एक लाइट स्ट्रीम में ट्रांसफॉर्म होकर करिश्मा के शरीर पर एक टैटू में बदल गया। तो ये सच में कंपेनियन बीस्ट्स का इस्तेमाल कर सकती है? आशु ने मन ही मन सोचा। उसने तय किया कि सबसे पहले बेबी टाइगर को करिश्मा को ट्रांसफ़र करेगा। वो चाहता था कि करिश्मा के पास ज़्यादा लक हो और उसकी वजह से उसका खुद का लक भी पैसिवली बढ़ता रहे। आफ्टर ऑल करिश्मा हर वक्त उसके साथ ही रहती थी। उसने सक्सेसफुली बेबी टाइगर करिश्मा को ट्रांसफ़र कर दिया और इसके बदले में आशु को सिर्फ पॉकेट यूनिवर्स में मौजूद एक स्टार को सेक्रीफाइस करना पड़ा। साथ ही पॉकेट यूनिवर्स के एवोल्यूशन के साथ वो स्टार आगे चलकर दोबारा रिबोर्न हो सकता है। ये स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट वाकई कमाल है।
इस प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट के साथ क्या मैं कंपेनियन बीस्ट्स को एक्सचेंज भी कर सकता हूँ? लेकिन बदकिस्मती से हर कोई इस स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट को नहीं जानता, वरना मैं मनमर्जी से कंपेनियन बीस्ट्स का एक्सचेंज कर सकता था। आशु अपने मन में इसके लिए तारीफ करता रहा और धीरे धीरे इस प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। आशु ने करिश्मा को कुछ कंपेनियन बीस्ट ट्रांसफ़र किए और फिर उसे उनकी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है समझाया। करिश्मा बहुत स्मार्ट थी। जैसे ही आशु ने उसे सलाह दी कि क्या करना है, वो बिना किसी गलती के उसे बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर लेती। करिश्मा, तुम सचमुच होशियार हो, आशु ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आशु ने एक लंबा सफ़र तय किया और जब वे दोबारा एक और सिटी पहुंचे तो रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस फिर भी ग्रेट स्काइफियन का था। ग्रेट स्काइफियन के अलावा कोई और गार्जियन रैंकिंग में नहीं था। पूरी दुनिया में सिर्फ एक गार्जियन नहीं हो सकता। कम से कम अरमान के पास तो ब्यूरियल इमोर्टल है, फिर वो बैटल में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? आशु कंफ्यूज था, लेकिन आशु को रियलाइज हुआ कि रैंकिंग बैटल अभी हाल ही में शुरू हुआ था। अभी काफ़ी वक्त बाकी था। ये भी हो सकता था कि कुछ गार्जियंस अपनी स्ट्रेंथ छुपाए रखना चाहते हों और उन्होंने इसलिए अभी लड़ाई में हिस्सा लेने का फैसला नहीं किया हो। देखने से लग रहा है कि गार्जियंस बैटल अब ऑफिशियली सामने आने वाली है। आशु ने करिश्मा के साथ अपना सफ़र जारी रखा। इतनी सारी अजनबी जगहों पर घूमने के बाद भी ग्लिमर लाइफ सोल के एवोल्यूशन की स्पीड स्टैग्नेंट बनी हुई थी। हालांकि इसमें इम्प्रूव हो रहा था, लेकिन वो काफ़ी धीमी रफ्तार से था। आशु ने नॉर्थ की तरफ रुख किया, जहां अल्टीमेट फैमिली क्लैन का नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट था। वहां कई ऐसे डायमेंशनल क्रिएचर थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे और कई नए डंजन्स भी थे। क्योंकि उसे लंबा सफ़र तय करना था, इसलिए उसने सोचा कि कुछ नए डंजन्स डाउनलोड कर लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकले, आशु ने एक बुजुर्ग को देखा जो सामने से फ्लैट रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। हालांकि वो बुजुर्ग अभी उससे दूर था, मगर आशु ने उसे पहचान लिया कि वो फाउंडिंग एम्पायर टॉम का वही अल्केमिस्ट है। ना सिर्फ वो बाहर आ चुका था, बल्कि इतने दिन बाद उसने आशु को भी ढूंढ निकाला था। उस बुजुर्ग को देखकर उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, भागो। बिना एक शब्द कहे आशु अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की पीठ पर सवार हुआ और अर्थ एस्केप का इस्तेमाल करते हुए दूर निकल गया। लेकिन जैसे ही अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की अर्थ एस्केप खत्म हुई, आशु ने देखा कि बुजुर्ग भी उसके ठीक बगल में अपीयर हो चुका था। उसने भी अर्थ एस्केप का इस्तेमाल कर उसका पीछा किया था। आशु ने मन ही मन गाली दी और अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को फिर से अर्थ एस्केप करने को कहा। इस बार उसने अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को अपनी सारी प्राइमोडियल एनर्जी एक साथ खर्च करने दी और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक का लंबा अर्थ एस्केप किया। जैसे ही वो अर्थ एस्केप से बाहर आया, उसने देखा कि बुजुर्ग एक ट्री से निकलकर सामने आ रहा था, जैसे वो ट्री के अंदर छिपा एक घोस्ट हो। वुड एस्केप आर्ट। आशु का दिल रुक सा गया। बुजुर्ग न केवल अर्थ एस्केप टेक्निक जानता था, बल्कि वुड एस्केप टेक्निक भी उसे आती थी। अगर ये मौका उसकी गिरफ्त में ना होता तो शायद आशु इतनी आसानी से नहीं बच पाता। तुम भाग नहीं सकोगे, बुजुर्ग ने नाराजगी भरी आवाज में कहा। उसकी नज़रें आशु पर जमी थीं। उसके चेहरे पर कोई घबराहट या गुस्सा नहीं था। वो बिल्लियों की तरह धीरे धीरे लेकिन नपे तुले कदमों से आशु की ओर बढ़ रहा था, जैसे शिकार पर निकली बिल्ली एक चूहे को पकड़ने से पहले मजा ले रही हो। बिना कोई वक्त गंवाए आशु ने सिविलाइज्ड कंट्री की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को एक्टिवेट कर दी। टेलीपोर्टेशन खत्म होते ही उसने साथ ही इनविजिबिलिटी रोब की इनविजिबल होने वाली पावर भी एक्टिव कर दी। इनविजिबल होते ही आशु ने कई बार टेलीपोर्ट किया और अपने फरार होने की डायरेक्शन भी बार बार बदल डाली। लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगी कि उसे एहसास हो गया, बुजुर्ग फिर से उसका पीछा कर रहा था। इस बार बुजुर्ग के आगे एक ऐसी रहस्यमयी चीज़ थी जो काफ़ी हद तक हेयरपिन जैसी लग रही थी। आशु चाहे जिस भी डायरेक्शन में भागता, वो हेयरपिन लगातार उसकी डायरेक्शन की तरफ इशारा करती रहती। बुजुर्ग आशु को देख नहीं पा रहा था, लेकिन उस हेयरपिन की गाइडेंस की वजह से आशु उसके पीछा से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। आशु बहुत एंग्शियस हो चुका था। उसके पास 3 मिनट की ही कंप्लीट इनविजिबिलिटी थी। अगर वो इन 3 मिनटों में बुजुर्ग को पीछे नहीं छोड़ पाया तो फिर मामूली इनविजिबिलिटी जैसी चीज़ उस जैसे एक्सपर्ट पर बेअसर थी। अब सिर्फ 2 मिनट से भी कम का वक्त बचा है। अगर मैंने उस हेयरपिन जैसी चीज़ को तबाह नहीं किया तो भाग पाना नामुमकिन होगा। सोचते ही आशु ने तुरंत फैसला लिया और भागना बंद कर दिया। उसने अपनी पोजीशन फौरन बदल दी और इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठाकर बुजुर्ग के पास हवा में तैरती उस हेयरपिन जैसी चीज़ पर एक जोरदार स्लैश मारा। बुजुर्ग उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा था जहां हेयरपिन इशारा कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकती थी, लोकेशन नहीं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आशु में इतनी हिम्मत होगी कि वो भागने के बजाय लौटे और सीधे हमला कर दे। जब तक उसे इस चीज़ का एहसास हुआ, आशु पहले से ही उस हेयरपिन के सामने था। लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड इमोर्टल स्लेइंग की पावर के साथ बहुत तेजी से उस हेयरपिन की तरफ बढ़ गई। उसी पल आंखों में बर्फ सी ठंडक लिए बुजुर्ग ने भी अपनी क्रिस्टलनुमा हथेली आशु के सीने की तरफ फेंकी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि डॉज करना नामुमकिन था।
लेकिन आशु का डॉज करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड डायरेक्ट जाकर उस हेयरपिन पर लैंड हुई और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। दूसरी तरफ बुजुर्ग की हथेली ने आशु के सीने को चीरते हुए सफ़ेद धुएं में तब्दील कर दिया। जब सफ़ेद धुआं छंटा तो आशु पहले ही गायब हो चुका था। एक टूटा हुआ पेपर टेलिस्मैन जमीन पर तैरता हुआ गिरा। वो एक्चुअली में एक सब्स्टिट्यूट टेलिस्मैन साथ लिए हुए था। बुजुर्ग ने आशु के निशान सर्च करते हुए त्योरियां चढ़ा ली, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। हेयरपिन के बिना बुजुर्ग आशु की लोकेशन का अंदाजा नहीं लगा सकता था। तुम भाग नहीं पाओगे। बुजुर्ग ने कुछ कॉपर कॉइन्स निकाले और अपनी प्राइमोडियल एनर्जी को कंडेंस किया। फिर उसने उन्हें जमीन की तरफ फेंके और अपनी उंगलियों से कैलकुलेशन करने लगा, जैसे आशु की लोकेशन का पता लगाने के लिए कोई डिविनेशन कर रहा हो। लेकिन कुछ देर कैलकुलेशन करने के बाद उसके चेहरे पर एक उलझन की झलक आई। अजीब है, मेरी 6 लाइन इनसाइट से भी मैं उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा। आशु जान बचाने के लिए दौड़ रहा था कि अचानक उसे कुछ कांपता हुआ महसूस हुआ। करीब से देखने पर पता चला कि ये किसी चीज़ से हो रहा है जो करिश्मा ने पहनी थी। अगले कुछ दिनों तक आशु को वो वाइट रोब वाला शख्स फिर नजर नहीं आया। पूरी वैली बिल्कुल खाली थी, जिससे आशु को सच में शक होने लगा कि शायद ये डायमेंशनल जोन लोगों को कैद करने के लिए ही स्पेशली बना है। अच्छी बात यह थी कि करिश्मा आशु के साथ थी। हालांकि वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, मगर उसके साथ होने से आशु को काफ़ी बेहतर फील हो रहा था। आशु वैली में ट्रैप सेट करने के साथ साथ अपने फ़ोन पर शिकार भी करता रहा और वहीं बैठा उस वाइट रोब वाले शख्स की वापसी का इंतजार करता रहा। ये इंतजार पूरे 7 दिन चला। 7 रातों के बाद आखिरकार आशु को वो जानी पहचानी फ्लूट की ट्यून सुनाई दी। वो जल्दी से भागता हुआ स्ट्रीम के किनारे उस पीच ब्लोसम ट्री के पास पहुंचा, जहां वाइट रोब वाला शख्स बैठा फ्लूट बजा रहा था, एकदम उसी जगह जहां वो पहले भी नजर आया था। उसकी फ्लूट की आवाज़ बहुत धीमी और हल्की थी, जिसको सुनकर माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता। ऐसा एहसास हो रहा था जैसे सारी टेंशन दूर हो चुकी हो और कोई अजीब सी आज़ादी महसूस होने लगे। लेकिन आशु का माइंड बहुत फर्म था, वो उस फ्लूट की ट्यून से बिल्कुल भी नहीं बहका। उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि कैसे इस आदमी को काबू करके उससे बाहर निकलने का तरीका पता करे। हमारी मुलाकात एक बार फिर हो गई। ट्यून खत्म होने के बाद वाइट रोब वाले शख्स ने आशु की तरफ देखा और बोला, इस बार ड्रिंक करना चाहोगे? मुझे बस ये जानना है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। आशु ने गहरी नज़रों से उस वाइट रोब वाले शख्स को देखा। अब की बार वो उसे वैसे ही गायब नहीं होने दे सकता था जैसे पिछली बार हुआ था। लगता है तुमने अब तय कर लिया है, वाइट रोब वाला शख्स बोला, अपने हाथ में वाइन ग्लास घुमाते हुए। हाँ, आशु ने हल्का सा सिर हिलाया और अपने बैम्बू ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। ठीक है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यहाँ से कैसे जाना है, लेकिन मेरी एक शर्त है, वाइट रोब वाले शख्स ने कहा, जिससे आशु हैरान रह गया। कौन सी शर्त? आशु ने सरप्राइज होते हुए उस वाइट रोब वाले शख्स की तरफ देखा। क्या तुम्हें स्वॉर्ड चलानी आती है? वाइट रोब वाले शख्स ने अपने वाइन कप के साथ खेलते हुए पूछा। ज़्यादा नहीं, मैंने बस कुछ स्वॉर्ड टेक्निक्स सीखी हैं, आशु ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आती, मेरे पास यहाँ एक स्वॉर्ड टेक्निक है। अगर तुम ये मास्टर कर पाए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने का तरीका बता दूंगा, वाइट रोब वाले शख्स ने कहा। क्यों? आशु थोड़ा चौंक गया। उसने कभी ऐसा डायमेंशनल क्रिएचर नहीं देखा था। कोई खास वजह नहीं। क्या तुम इसे सीखना चाहोगे? उस वाइट रोब वाले शख्स ने और कुछ नहीं समझाया। सीखूंगा। आशु ने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिला दिया। मेरी स्वॉर्ड टेक्निक्स में कुल 13 मूव्स हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चाहे तुम कितने भी स्टूपिड क्यों ना हो, 5 दिन में तो सीख ही लोगे। ये कहते हुए वाइट रोब वाला शख्स खड़ा हुआ और ज़मीन से एक सूखी टहनी यूं ही उठा ली, फिर उसी से अपना स्वॉर्ड प्ले दिखाने लगा। उसने उस टहनी को स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल किया और पूरी स्वॉर्ड टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट कर दी। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक एकदम हल्की, नज़ाकत भरी और बिल्कुल भी किलिंग इंटेंट वाली नहीं थी। दुनिया की ज़्यादातर स्वॉर्ड टेक्निक्स का मकसद दुश्मन को नुकसान पहुंचाना होता है, लेकिन उसकी इस टेक्निक में कोई दबाव या जंग जैसी फीलिंग नहीं थी। सच कहें तो ये किसी को हराने के लिए कम और एक तरह का एंटरटेनमेंट स्वॉर्ड प्ले ज़्यादा लग रही थी। कुछ ही देर में वाइट रोब वाले शख्स ने 13 मूव्स डेमोन्स्ट्रेट कर दिए, जिसके बाद उसने हल्का सा मुस्कुराकर आशु की तरफ देखा, याद कर लिया। हाँ, हो गया। आशु की मेमोरी बहुत शार्प थी और वो 13 मूव्स भी कोई खास मुश्किल नहीं थे। उसे हर मूव एकदम साफ साफ याद हो गया। वाइट रोब वाला शख्स फिर मुस्कुराया, जब सीख लो तब मुझसे मिलना। इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी दिखा देता हूँ। एक रात में सीखना कोई मुश्किल नहीं है। एज लॉन्ग एज मैं पूरी स्वॉर्ड टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ, मतलब मैंने मास्टर कर लिया, सही है? आशु ने उससे पूछा। बिल्कुल, जैसे ही तुम पूरी स्वॉर्ड टेक्निक लगातार सही तरीके से कर सकोगे, मैं मान लूंगा कि तुमने इसे मास्टर कर लिया है। वाइट रोब वाले शख्स के हाथ में बैम्बू फ्लूट उसकी उंगलियों के बीच घूम रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें अभी
डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, आशु ने कहा और एक पतली लेजेंडरी स्वॉर्ड बुला ली। ये उसी एंशिएंट स्वॉर्ड टोम से ड्रॉप हुए कंपेनियन बीस्ट का मैनिफेस्टेशन थी, जो आमतौर पर उसके ज़्यादा काम नहीं आती थी। लेकिन उसके साइज के हिसाब से ये इस स्वॉर्ड टेक्निक के लिए बिल्कुल सही लग रही थी, इसलिए आशु ने उसे यूं ही निकाल ली। आशु ने स्वॉर्ड हाथ में ली और अपने दिमाग में वाइट रोब वाले शख्स की स्वॉर्ड टेक्निक को याद करने लगा। जब उसे ये यकीन हो गया कि उसने कोई डिटेल मिस नहीं की है, तो उसने स्ट्राइक करना शुरू किया। उसके पास इतना कॉम्बैट एक्सपीरियंस और लाजवाब टैलेंट था कि कोई भी स्वॉर्ड टेक्निक कॉपी करना उसके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं था। चाहे 100 से भी ज़्यादा मूव्स हों, आशु एक ही बार में देखकर उन्हें रिपीट कर सकता था। यहाँ तो सिर्फ 13 मूव्स की बात थी। लेकिन जैसे ही आशु ने स्वॉर्ड से पहली स्ट्राइक की, वो खुद हैरान रह गया। वो अगला मूव करने में ही अटक गया। स्वॉर्ड प्ले आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। मुद्दा ये नहीं था कि मूव्स मुश्किल थे, उसकी मौजूदा बॉडी के साथ वो ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटीज़ में आने वाला कोई भी मूव बड़े आराम से कर सकता था। पर फिर भी आशु का थ्रस्ट वहीं रुक गया, मानो आगे बढ़ ही नहीं सकता। वजह थी कि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी मेमोरी में जो स्वॉर्ड टेक्निक थी उसमें और असल में वाइट रोब वाले शख्स ने जो दिखाई थी उसमें कुछ फ़र्क था। अजीब है, फ़र्क आखिर है कहाँ? आशु ने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड वापस खींच ली और बहुत गौर से वाइट रोब वाले शख्स की स्वॉर्ड टेक्निक को याद करने लगा। स्वॉर्ड टेक्निक के सारे मूव्स उसकी मेमोरी में एकदम साफ साफ अपीयर हुए, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस धीरे धीरे बदलने लगे, क्योंकि अब उसके माइंड में जो स्वॉर्ड टेक्निक थी वो बिल्कुल अलग थी, जबकि उसने अभी अभी जो मूव्स याद किए थे वो उनसे मैच ही नहीं कर रहे थे। ये फीलिंग अजीब थी, कुछ ऐसी कि जैसे कोई किसी शख्स को रेड कपड़ों में बिल्कुल साफ साफ याद करता है, लेकिन जब उसे ही दोबारा याद करता है तो उसके कपड़े अचानक वाइट हो जाते हैं। एक ही बात का याददाश्त में क्लैश होना, ये आशु के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। उसने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसने पलटकर उस पीच ब्लॉसम ट्री के नीचे देखा जहां वाइट रोब वाला शख्स था, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। वो शख्स कब का गायब हो चुका था। आशु ने फिर से हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए इन 13 मूव्स को याद किया। इस बार उसकी यादें फिर बदल गईं। अब ये दोनों पिछली यादों से भी अलग थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आशु ने 3 अलग अलग स्वॉर्ड टेक्निक्स याद कर ली हों। भले ही हर बार मूव्स की तादाद 13 ही थी, लेकिन हर बार का स्टाइल पूरी तरह बदल जाता था। वाइट रोब वाले शख्स ने जो स्वॉर्ड टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट की थी वो एकदम नज़ाकत भरी थी, लेकिन जब आशु ने दूसरी बार याद किया तो उसके दिमाग में जो स्वॉर्ड टेक्निक आए वो बेहद खूंखार और दबंग थी। तीसरी बार उसने जो टेक्निक याद की वो शांत और रहस्यमयी थी, जिससे आशु खुद अपनी मेमोरी पर शक करने लगा। और जब उसने एक बार फिर गहराई से याद करने की कोशिश की तो उसे फिर एहसास हुआ कि स्वॉर्ड टेक्निक फिर से बदल गई है। हर बार वो कोई नई टेक्निक याद कर रहा था, हर बार स्टाइल, फील और मूव्स की एनर्जी अलग ही थी। ये क्या हो रहा है? आशु के एक्सप्रेशन लगातार बदल रहे थे। उसे पूरा यकीन था कि उसकी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बार बार उसकी यादें बदल क्यों रही थीं? आशु इस पहेली को समझ ही नहीं पा रहा था। क्या ये कोई इल्यूजन है? उसने तुरंत ही ये ख्याल सिरे से नकार दिया। उसका फोकस बिल्कुल शार्प था। मामूली इल्यूजन उसकी विल पावर को हिला ही नहीं सकता था। अगर ये सिर्फ कोई मामूली इल्यूजन होता तो उसका दिमाग कभी इतना अफेक्ट नहीं होता। अगर ये इल्यूजन नहीं है तो ज़रूर स्वॉर्ड टेक्निक में ही कुछ गड़बड़ है। आशु ने बार बार उन 13 मूव्स को याद किया, हर बार ये देखना चाहता था कि उसकी यादों में कितनी अलग अलग टेक्निक्स अपीयर होती हैं। रात के गुजरने के साथ सूरज निकला और फिर ढल भी गया। जब दोबारा रात आई तब तक आशु 100 से भी ज़्यादा बार उन मूव्स को अच्छे से याद कर चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर बार उसके दिमाग में जो स्वॉर्ड टेक्निक आती थी वो पिछली मेमोरी से बिल्कुल अलग होती थी। कोई भी 2 टेक्निक कभी रिपीट नहीं हुई। मून एक बार फिर ब्रांचेस के ऊपर शाइन हो रहा था और वाइट रोब वाला शख्स फिर से पीच ब्लॉसम ट्री के नीचे आ गया। वो एक ट्री की जड़ पर बैठा था, एक हाथ में वाइन फ्लास्क और दूसरे में वाइन कप लिए। उसने खुद के लिए वाइन भरी और पूछा, तो याद कर लिया? ये कौन सी स्वॉर्ड टेक्निक है? आशु ने उस वाइट रोब वाले शख्स से पूछा। अब से पहले आशु को उस वाइट रोब वाले शख्स की स्वॉर्ड टेक्निक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस इसे याद कर लेना चाहता था ताकि जल्दी से उससे बाहर निकलने का तरीका पता कर सके। इसी वजह से उसने कभी स्वॉर्ड टेक्निक का नाम भी नहीं पूछा था। लेकिन अब वो मजबूर था, इस मामूली दिखने वाली स्वॉर्ड टेक्निक को सीरियसली लेना ही पड़ रहा था, क्योंकि अब आशु खुद भी पूरे यकीन से नहीं कह सकता था कि उसने वो टेक्निक सच में याद कर ली है या नहीं। इसका कोई नाम नहीं है, तुम जो भी समझो वही इसका नाम है, वाइट रोब वाले शख्स ने जवाब दिया। आशु ने कुछ देर तक बिना कुछ कहे उस वाइट रोब वाले शख्स को घूरते हुए देखा। उसे पहले ही अंदाज़ा था कि ये शख्स इतनी आसानी से यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं बताएगा, लेकिन ये स्वॉर्ड टेक्निक जितनी अजीब थी ये आशु के सोचे से भी आगे थी। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे दोबारा डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ? वाइट रोब वाला शख्स हल्की मुस्कान के साथ बोला। ज़रूरत नहीं है। आशु ने सिर हिलाया और स्वॉर्ड से गेस्चर किया।
उसी के साथ वो माइंड में लगातार वाइट रोब वाले शख्स की 13 मूव्स वाली स्वॉर्ड टेक्निक को याद करने लगा। वो वाइट रोब वाले शख्स की स्वॉर्ड टेक्निक जैसे इन्फिनिट चेंजेस से भरी हुई थी। आशु ने जितनी बार याद करने की कोशिश की, हर बार कुछ नया ही नजर आया। कई दिनों तक आशु लगातार उसी टेक्निक को याद करता और स्वॉर्ड से गेस्चर करता रहा, लेकिन हर कोशिश बेनतीजा ही रही। अब आशु की आंखें खून सी लाल हो गई थीं, मानो उस पर किसी चीज का भूत सवार हो चुका हो। प्योर मूनलाइट में वाइट रोब वाला शख्स हमेशा की तरह पीच ब्लॉसम ट्री के नीचे बैठा था। वो चुपचाप आशु का स्वॉर्ड प्ले देखता रहा, अपने वाइन कप से खेलते हुए खुद से बुदबुदाया, जिस चीज में कभी कमी थी ही नहीं, उसे ठीक करने की जिद क्यों। यही कहते हुए उसने अपने कप की वाइन एक ही घूंट में खत्म कर दी। मूनलाइट के अंदर बहती स्ट्रीम में वाइट रोब वाले शख्स की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी, पर उसमें एक खूबसूरत इंसान नहीं बल्कि फटेहाल कपड़ों में एक स्केलेटन नजर आ रहा था। 2 दिन और बीते। आशु पर अब पूरी तरह जुनून सा छा गया था। वो पीच ब्लॉसम ट्री के नीचे एकदम सुन्न बैठा था, उसकी आंखें सिलसिलेवार और भी ज्यादा खौफनाक ढंग से लाल हो गई थीं। उसकी हालत बेहद खौफनाक थी। करिश्मा अब भी बिल्कुल चुपचाप उसके साथ थी, ना उसने कोई सवाल किया, ना ही किसी तरह की खलल डाली। जैसे ही फिर रात वैली पर उतर आए, वाइट रोब वाला आदमी एक बार फिर पीच ब्लॉसम ट्री के नीचे आ गया। उसने आशु की तरफ देखा, जो अपनी जगह बिल्कुल फ्रीज था और जिसकी आंखों में पागलपन सा उतर आया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी ग्लिंट फ्लैश हुई। फिर उसने करिश्मा की तरफ देखा, जो साथ आशु के पास बैठी थी। छोटी लड़की, क्या तुम स्वॉर्ड टेक्निक सीखना चाहोगी? उसने पूछा। करिश्मा ने उसके सवाल पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहा, मानो वो उसकी बात समझ ही ना पा रही हो। क्या ये तुम्हारे डैड हैं? लगता है तुम्हारे डैड की मेमोरी सही नहीं है। इतने दिन से सीखने के बाद भी इतनी सिंपल स्वॉर्ड टेक्निक याद नहीं कर पा रहे। तुम तो समझदार हो, अगर तुम सीखो तो जल्दी समझ जाओगी। तब तुम अपने डैड को लेकर यहाँ से जा भी सकती हो, वाइट रोब वाले शख्स ने करिश्मा से कहा। करिश्मा ने फिर भी उसके तरफ ऐसे ही बिना किसी एक्सप्रेशंस के उसे देखा। छोड़ो, तुम अभी छोटी हो, शायद तुम्हें स्वॉर्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं। ना सीखो तो भी ठीक है। चलो, मैं खुद तुम्हें आज़ादी दे देता हूँ। जैसे तुम्हारे डैड, वैसे ही तुम भी हमेशा के लिए इस बेफिक्र जगह में रहना, वाइट रोब वाला शख्स खुद से बुदबुदाया। ये कहते ही वो खड़ा हो गया। उसके हाथ में बैम्बू फ्लूट थी और वो धीरे धीरे करिश्मा की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करिश्मा के बिल्कुल पास पहुंचा, उसकी बैम्बू फ्लूट अचानक स्वॉर्ड की तरह करिश्मा के सीने की तरफ तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ी। एक शार्प सेबर बीम फ्लैश हुई और वाइट रोब वाले के शख्स की बैम्बू फ्लूट एक पल में 2 टुकड़ों में कट गई। आशु ने अपना बैम्बू ब्लेड पकड़ रखा था और वो उठकर खड़ा हो गया और नाराजगी भरी नजरों से वाइट रोब वाले शख्स को घूरने लगा। ये कैसे हो सकता है? वाइट रोब वाला शख्स हैरान रह गया, उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई थी कि सॉकेट से लगभग बाहर निकलने वाली थी, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। मैं तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक याद कर चुका हूँ। आशु ने बैम्बू ब्लेड आगे किए हुए उसकी तरफ देखा। नामुमकिन, तुम्हारे लिए उसे याद करना बिल्कुल नामुमकिन है। वाइट रोब वाले शख्स को आशु पर बिल्कुल यकीन नहीं था। क्यों? आशु की आंखों की रेड ब्लड वेसल्स अब धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। उसने बैम्बू ब्लेड सीधा वाइट रोब वाले की तरफ तान दिया। ये कांपने वाली चीज वही 3 तांबे के सिक्के और लाल धागा था, जो आशु ने मकरा को मारने के बाद उसके पेट से निकाले थे। बाद में उसने ये करिश्मा को दे दिए थे, जो हमेशा इसे अपनी कलाई पर पहने रहती थी। उसी वक्त किसी वजह से वो तांबे के सिक्के अपने आप कांपने लगे। आशु बिना रुके लगातार करिश्मा के साथ भागता रहा। शुक्र है कि बुजुर्ग अब उसका पीछा नहीं कर पाया। इनविजिबिलिटी की समय सीमा खत्म होते ही आशु ने राहत की सांस ली। इन दिनों जब भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता, वो सब्स्टिट्यूट टैलिस्मैन बनाया करता था। अब तक उसे सिर्फ 2 बार ही कामयाबी मिली थी। उसने अभी अभी एक का इस्तेमाल किया था, अब उसके पास सिर्फ एक और बचा था। आशु अब रुकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने ग्रेट माइट वज्र बुल को बुलाया और उसे पहाड़ी इलाके की तरफ सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने को कहा। आशु को रास्ता खो जाने का डर नहीं था, क्योंकि पॉकेट यूनिवर्स की पोजिशनिंग उसके पास थी। उसे सिर्फ इस बात से डर था कि कहीं कोई अनजान डायमेंशनल जोन न आ जाए। मगर इस वक्त उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। बिल्कुल छुपे हुए रास्तों की तरफ भागना ही उसका इकलौता विकल्प था। एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़ पार करते हुए आशु को खुद नहीं पता चला कि वो कितनी दूर चला आया है। अब जहां वो था, वहां कोई सड़क तक नहीं थी। उसने खुद को एक छोटी सी नदी के किनारे पाया। आशु ने उसी नदी के किनारे चलना शुरू किया। नदी के दोनों किनारों पर बड़ा सा आड़ू के फूल का जंगल था। आड़ू के फूल नदी में गिरकर बहते जा रहे थे, जिससे वो नदी और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। 5 किलोमीटर से भी ज्यादा चलने के बाद आशु नदी के आखिरी छोर पर पहुंचा। उसके आगे का इलाका एक पहाड़ से घिरा हुआ था। जैसे ही वो पहाड़ के चारों तरफ से घूमने को हुआ, उसकी नज़र एक दरार पर पड़ी, जिससे होकर दूसरी तरफ जाया जा सकता था। उसे पहाड़ के दूसरी तरफ हल्की सी रोशनी भी झलक रही थी।
आशु ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे उस दरार से अंदर दाखिल हो गया। पहले तो वो पहाड़ी दरार काफी संकरी थी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता धीरे धीरे चौड़ा होने लगा। जल्द ही आशु दरार से होकर गुजर गया और जहां उसे सामने नजर आए एक खूबसूरत घाटी। उस घाटी में लकड़ी के कई घर और बांस से बनी इमारतें थीं। चारों तरफ बांस का जंगल और रंग बिरंगे फूल नजर आ रहे थे। बड़े बड़े आड़ू के पेड़ भी जगह जगह खड़े थे। लकड़ी और बांस के ये घर घाटी में ऐसे बिखरे हुए थे मानो पृथ्वी पर ही कोई जन्नत हो। ये क्या हो रहा है? आशु को कुछ गड़बड़ सी लगी। दरअसल पहाड़ी दरार पार करने के बाद वो पॉकेट यूनिवर्स की पोजीशनिंग से अपनी लोकेशन पता नहीं कर पा रहा था। ये जगह, क्या ये वही किस्से कहानियों वाली जगह है? आशु ने घाटी को गौर से देखा और अचानक उसे स्कूल में पढ़ा एक निबंध याद आ गया। उस निबंध का नाम था पीच ब्लॉसम स्प्रिंग, जिसमें लिखा था कि एक मछुआरा गलती से आड़ू के फूल से भरे एक बगीचे में पहुंच गया। वहां उसे बाहरी दुनिया से अलग थलग एक बेहद खूबसूरत गांव मिला। लेकिन जब वो वापस लौट गया तो लाख कोशिशों के बावजूद दोबारा न तो वो आड़ू के फूल का जंगल ढूंढ सका, न ही वो गांव। आशु ने जितनी भी बारीकी से इस जगह को देखा, उसे ये जगह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी पीच ब्लॉसम स्प्रिंग में बताई गई थी। बस फर्क इतना था कि उस निबंध की दुनिया में आड़ू के पेड़ों के बीच जंग से भाग आए प्राचीन युग के ग्रामीण रहते थे। लेकिन यहाँ लकड़ी के घर और बांस की इमारतें तो थीं, मगर न कोई इंसान दिखाई दे रहा था और न ही कोई मुर्गा या कुत्ता तक नजर आ रहा था। आशु ने अपनी ट्रूथ लिसनर एबिलिटी से पूरी घाटी को स्कैन करने की कोशिश की तो उसे यूं महसूस हुआ मानो पूरी घाटी किसी कोहरे से ढकी हो। उसकी अपनी आंखें तो सब कुछ देख पा रही थीं, लेकिन ट्रूथ लिसनर की मदद से उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, मानो कोई अदृश्य पर्दा उसकी एबिलिटी को रोक रहा हो। ये जगह चाहे पीच ब्लॉसम स्प्रिंग हो या न हो, इतना तो तय है कि ये एक डायमेंशनल जोन है। आशु के मन में हल्की सी दिलचस्पी और सावधानी दोनों थी, इसलिए उसने जहरीले चमगादड़ों की एक टीम बुलाई और उन्हें गांव के अंदर स्काउट के लिए भेजा ताकि देखा जा सके वहां आखिर क्या है। लेकिन जैसे ही वे जहरीले चमगादड़ उसकी विशन रेंज से बाहर निकले, आशु का उन सबसे तुरंत कनेक्शन कट गया। इस वजह से उसका चेहरा गंभीर हो गया। कोई है यहाँ? आशु ने घाटी के अंदर की तरफ देखकर आवाज मारी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आवाज बार बार घाटी में गूंज कर लौटती रही। कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? कोई है? ये जगह सचमुच अजीब थी, बेहद अजीब। आशु ने जब पीछे मुड़कर दोबारा रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उसने देखा कि जहां से वो आया था वो पहाड़ी दरार अब गायब हो चुका था। उसके पीछे अब एक पूरी पहाड़ी दीवार थी, मतलब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। आशु ने उस पहाड़ी दीवार को छूकर देखा कि वो असली पत्थर था, कोई भ्रम नहीं। उसे कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई तो उसने एक जहरीला चमगादड़ बुलाया और कोशिश की कि वो घाटी के ऊपर से उड़कर बाहर निकल सके। पर जैसे ही चमगादड़ घाटी से बाहर निकला, वो किसी अदृश्य दीवार से टकराया और आसमान से गिर पड़ा। ये नतीजा देखकर आशु हैरान नहीं हुआ। अगर ये जगह वाकई एक डायमेंशनल जोन है तो यहाँ से किसी मामूली तरीके से बाहर नहीं निकला जा सकता, ये स्वाभाविक था। मैं इस डायमेंशनल जोन से बाहर कैसे निकलूं? रास्ता न मिलते देख आशु के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसे घाटी के अंदर गहराई में और आगे जाना ही पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई रास्ता या तरकीब मिल जाए। आशु ने रास्ता साफ करने के लिए अलग अलग साथी जानवरों को बुलाया, जैसे कि रूनिक हैवी आर्मर्ड योद्धा, उड़ने वाली चींटियां और कुछ छोटे छोटे हरे फर वाले अल्फा। घाटी दिखने में तो किसी जादुई दुनिया की तरह खूबसूरत थी, मगर वहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। लकड़ी के घरों और बांस की इमारतों में इंसानी जिंदगी का कोई नामोनिशान नहीं था। आशु ने एक हरे फर वाला अल्फा सबसे नज़दीकी लकड़ी के घर में भेजा। उसे वहां इंसानों के रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें दिखीं, मगर वे चीजें भी बहुत पुरानी और ऐतिहासिक जमाने की लग रही थीं, आज के आधुनिक जमाने जैसी नहीं। सबसे अहम, वहां न कोई इंसान था, न ही कोई डायमेंशनल प्राणी। आशु के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। वो घाटी में और गहराई तक बढ़ता चला गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरी घाटी में कोई भी प्राणी नहीं था, यहाँ तक कि जिन जहरीले चमगादड़ों से उसका कनेक्शन टूट गया था वे भी पूरी तरह गायब हो चुके थे। पूरी घाटी का चक्कर लगाने के बाद आशु को समझ आया कि ये जगह असल में जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। एक धारा घाटी के चारों तरफ से होकर बहती थी और नज़ारा इतना खूबसूरत था कि हर तरफ बस प्राकृतिक सुंदरता बिखरी हुई थी। धारा के किनारे एक बहुत बड़ा आड़ू का पेड़ था। उस पेड़ की हर शाखा पर फूल ही फूल खिले हुए थे, जिससे वो बहुत ही भव्य नजर आ रहा था। मगर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस बड़े आड़ू के पेड़ के ठीक आसपास कोई दूसरा आड़ू का पेड़ नहीं था। बाकी आड़ू के पेड़ थोड़ी दूरी पर लगे हुए थे, जिससे वो बड़ा सा आड़ू का पेड़ कुछ अकेला सा लग रहा था। घाटी के उस जन्नत जैसे हिस्से में 2 बार चक्कर काटने के बाद आशु का मन थोड़ा सहज हो सकता था, अगर उसके साथी जानवरों से अचानक कनेक्शन न टूट जाता। जैसे ही वे एक निश्चित दायरे से आगे गए, उनसे कनेक्शन पूरी तरह टूट गया था। यकीनन इस घाटी में कुछ न कुछ छिपा हुआ है।
मगर ये सब कहाँ छिपे हैं? आशु ने काफी देर तक खोजबीन की, पर न तो बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला और न ही वे साथी जानवर जिन्हें वो खो चुका था। बस इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार थककर आशु बैठ गया और तमाम संभावनाओं पर सोचता रहा। वो नहीं जानता था कि ये सचमुच वही कहानियों वाला पीच ब्लॉसम स्प्रिंग है या कुछ और, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ उस कहावत से थोड़ी अलग थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया, लेकिन आशु इस जगह से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाया। उसने ज़बरदस्ती बल लगाकर भी बाहर निकलने की कई कोशिशें की, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की अर्थ एस्केप तकनीक सिर्फ घाटी के चारों तरफ चक्कर लगाने तक सीमित थी, इससे बाहर निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। पहाड़ी दीवार मानो अपनी खुद की अक्ल रखती हो, जिस जगह टायरेंट बेहेमोथ ने खुदाई की वो तुरंत भर दी जाती थी। आसमान ने भी धीरे धीरे अंधेरे की चादर ओढ़ ली और चांद ऊपर चढ़ाया। तब अचानक उस बिल्कुल शांत घाटी में एक अजीब सी धुन गूंजने लगी। आशु ने सिर ऐसा झुकाया कि उसे अच्छी तरह सुनाई दे सके। वो एक बांसुरी की आवाज़ थी। आशु ने दिशा निर्धारित की और उसे एहसास हुआ कि बांसुरी की मधुर धुन उस धारा से आ रही थी। आशु को दिन भर घाटी में खोजबीन करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला था। अब जब अचानक बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी तो उसने स्वाभाविक रूप से वहां जाकर देखने का मन बनाया। चाहे सामने कोई डायमेंशनल प्राणी ही क्यों न हो, कम से कम इसके बारे में कुछ समझ आ जाती और वो अपनी स्थिति को लेकर इतना अनिश्चित नहीं रहता। आशु चुपचाप नदी की तरफ बढ़ा और दूर से देखा कि एक विशाल आड़ू के फूल के पेड़ के नीचे एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए आदमी बैठा था। उसके हाथ में बांसुरी थी और वहीं से बांसुरी की मधुर आवाज़ आ रही थी। जहां पर आशु खड़ा था वहां से वो केवल उस आदमी की बगल की प्रोफाइल देख पा रहा था। वो सफ़ेद चोगा पहने हुए था और उसके लंबे बाल अच्छी तरह बंधे हुए थे। जैसे जैसे आड़ू के फूल गिर रहे थे वो अपनी बांसुरी में धीरे धीरे सांस भरता, जिसे सुनकर वो किसी देवता जैसा लग रहा था। आशु ने मन ही मन सोचा, यहाँ असली इंसान होना नामुमकिन है। ज़रूर ये कोई ह्यूमनॉइड डायमेंशनल प्राणी होगा। पता नहीं उसकी ताकत किस स्तर की होगी। वो दूर से उस सफ़ेद चोगे वाले आदमी को गौर से देखने लगा। जब बांसुरी की धुन खत्म हुई तो वो आदमी बांसुरी नीचे रखकर आशु की तरफ मुड़ा और बोला, तुम यहाँ हो तो मेरे साथ एक पैगपी क्यों नहीं लेते? अगले ही पल आशु ने देखा कि वो सफ़ेद चोगे वाला आदमी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसके पास ज़मीन पर एक जेड शराब की कुप्पी और कुछ वाइन कप रखे थे। क्या वो वाकई इंसान नहीं है? आशु को हल्का शक हुआ, क्योंकि उसकी शक्ल और व्यवहार में इंसान वाली खूबियां साफ झलक रही थीं। आशु जब मूर्ति की तरह बिल्कुल जमा खड़ा था तो सफ़ेद चोगे वाले आदमी ने शराब की कुप्पी और वाइन कप उठाया और खुद के लिए वाइन भरी। एक घूंट भरते हुए वो आसमान में मौजूद चांद की तरफ देखता रहा और बोला, जिंदगी कितनी छोटी है, फिर क्यों झंझटों की तलाश करें? सफ़ेद चोगे वाला आदमी चांदनी में डूबा हुआ था, ड्रिंक का मजा ले रहा था, लेकिन आशु खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछ ही लिया, आप कौन हैं? सफ़ेद चोगे वाले आदमी ने जवाब दिया, मैं एक अमर हूँ। आशु ने त्योरियां चढ़ाईं और पूछा, क्या अमर? सफ़ेद चोगे वाले आदमी ने कहा, अमर वही होते हैं जो बेफिक्र, खुश और आरामदायक जिंदगी जीते हैं। आशु जब कोई साफ जवाब नहीं पा सका तो उसने पूछा, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता है? सफ़ेद चोगे वाले आदमी ने वाइन का एक घूंट पीते हुए कहा, तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? क्या ये जगह अच्छी नहीं है? यहाँ दुनिया के सभी मामलों से दूर बेफिक्र जिंदगी है। इस दुनिया में इससे बेहतर कोई जगह है क्या? आशु ने कहा, ये जगह अच्छी तो है, लेकिन मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं। इस पर सफ़ेद चोगे वाला आदमी बोला, तुम निकल नहीं सकते। ये एक अमर दुनिया है, दुनिया से अलग थलग एक ऐसी जगह जहाँ से मरे बिना कोई वापस नहीं जा सकता। आशु ने स्वाभाविक रूप से उस सफ़ेद चोगे वाले आदमी की बातों पर यकीन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि भले ही ये डायमेंशनल जोन हो, फिर भी बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या तुरंत उस सफ़ेद चोगे वाले आदमी पर हमला कर देना चाहिए। दिखने में वो इंसान जैसा था, मगर जाहिर था कि वो कोई डायमेंशनल प्राणी ही था, जिसकी बुद्धि और ताकत दोनों असाधारण थीं। आशु सोच रहा था कि शायद बनाना फेरी का विकास पूरा होने तक इंतजार करना बेहतर होगा, फिर कोई कदम उठाऊंगा। कुछ सोच विचार के बाद जब उसने उस आदमी की तरफ देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो अचानक आड़ू के फूल के पेड़ के नीचे से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। आशु ने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घाटी में फिर खोजबीन की, मगर सफ़ेद चोगे वाला आदमी कहीं नजर नहीं आया। सुबह होने तक वो वहीं रुका रहा, लेकिन फिर भी उसे कोई जीवित प्राणी देखने को नहीं मिला। ये किस तरह का डायमेंशनल जोन है? आशु थोड़ा निराश हो गया। अगर डायमेंशनल प्राणियों का झुंड उस पर हमला कर देता तो आशु को पता होता कि क्या करना है, लेकिन अभी जो स्थिति थी उसमें वो पूरी तरह भ्रमित था। नहीं, अगली बार जब वो सफ़ेद चोगे वाला शख्स दिखेगा तो मुझे उसे काबू करने का तरीका सोचना ही पड़ेगा और ये पता लगाना होगा कि यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। आशु ने कुछ देर सोचा और फिर एक्सप्लोजिव फिएंड मैन को बुलाकर घाटी में कुछ व्यवस्थाएं करवाईं।
इतनी उच्च बुद्धि वाले डायमेंशनल प्राणी से निपटना कोई आसान चुनौती नहीं होने वाली थी। आशु के पास विकल्प ही नहीं था, उसे हर स्थिति के लिए पहले से तैयारी करनी ही थी, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए।